तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास का चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना का बुक रिव्यू कर रहे हैं। मतलब इसमें बुक को कैसे पढ़ना है और बुक को लाइन बाय लाइन हम लोग सीखते चलेंगे। तो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 4 हम लोग अध्याय 3 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ज़रूर देख लें और इसके बाद इसके लाइव सेशंस को देखें। पहले बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है इसलिए यहाँ पे, ताकि आपके माइंड्स में क्वेश्चन आए जब हम लाइव क्लास लें तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसके लिए आपको बुक रिव्यू ये वीडियोस देखना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वो बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी के इर्द गिर्द चैप्टर चलेंगे। किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, और दूसरा कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणु के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणुओं कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समझ सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में भी एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पदार्थों में आवेशित कण विद्यमान होता है, इसे हम कैसे जांचेंगे। तो पदार्थ में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप देखे होंगे सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करते हैं? ये पहले भी आप प्रयोग कर चुके होंगे बचपन के किसी न किसी क्लास में। या कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े के से रगड़िए और इस छड़ को हवा में भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर ये दोनों क्रियाकलाप आप करेंगे तो पता चलेगा आपको कि इन क्रियाकलापों में क्या होता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुएं आपस में रगड़ने से उसमें विद्युत आवेश आ जाता है, और यह आवेश कहाँ से आता है इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं। परमाणु विभाज्य हैं, मतलब पिछले अध्याय में जो आप पढ़ रहे थे, चाहे किसी का भी सिद्धांत पढ़े, आप परमाणु अविभाज्य है, वो सिद्धांत इस अध्याय में गलत है। ठीक है, और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम परमाणुक मतलब परमाणु से भी छोटा कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में ही एक विकिरण की खोज की और इन्होंने इसे केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। केनाल रे कैसी थी? धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, किंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000 गुना, कहीं कहीं अगर एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो 1836 या 1840 गुना, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। और सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से और प्रोटॉन को पी द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। तो यहां से दो कण और निकले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसा माना गया कि परमाणु
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, और हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, अभी अभी जो पढ़े हैं उसके आधार पे आप आंसर दे सकते हैं। क्या है? केनाल किरणें क्या है? तो केनाल किरणें क्या है? धनावेशित किरणों जो विकिरण है उसे हम केनाल किरणें कहते हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? देखिए, ये इसमें आवेश तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है, परंतु ये दोनों आपस में खत्म होकर उदासीन बना देगा। ठीक है, अब परमाणु की संरचना की बात करते हैं। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया, जिसमें जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम लोग टॉमसन के मॉडल को अध्ययन करते हैं। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा है? धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवों की तरह है, या तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह है, और जो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन है वो, तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह धसे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। सब अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856 से 40 तक 1940 तक 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला में निदेशक थे, और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। टॉमसन ने प्रस्तावित किया पहला चीज कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं, इनका ये नियम था। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन होता है, ये सिद्धांत तो आज तक चल रहा है। हाँ, इनका तरबूज मॉडल गलत हो गया है कि तरबूज की तरह होता है। यद्यपि टॉमसन के मॉडल में परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखते हैं। तो अब आगे अगला वैज्ञानिक है रदरफोर्ड। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यह जानने को उत्सुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कण को सोने के पन्नी से, इनको अल्फा प्रयोग भी कहते हैं, अल्फे कण से सोने की पन्नी से टकराया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। क्या होते हैं अल्फा कण? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे हैं। इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होता है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणु कण, मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब हैं, के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। सोने का पन्नी इस टाइप से आप देख सकते हैं, इसका पूरी तरह से सोने का पन्नी का ये मोटाई दिया गया है, और अल्फा कण का प्रहार जब हो रहा है तो बहुत सारे तो एकदम सीधे सीधे पार कर रहे हैं, परंतु बहुत सारा बीच से ही मुड़ जा रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे बहुत सारा सीधे पार कर रहे हैं, बहुत सारा दम मुड़ते हैं तो डायरेक्शन बदल के, और बहुत सारा क्या है उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, सोने की परत से अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ। तो लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। जैसे पहला कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, जिससे यह पता चल सकता है कि परमाणु खाली थे। दूसरा था यह हुआ कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत से छोटे कणों में विक्षेपित होते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो इस रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। इनको नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। नाभिकीय भौतिक का जनक किनको माना जाता है? रदरफोर्ड को। रेडियोधर्मिता पर इन्होंने योगदान को सोने पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज इन्होंने की, वे बहुत प्रसिद्ध हुए और 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इतिहास की बात है, ये थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो ठीक है, परंतु इसको रटने की बात नहीं है, आप इसको समझिए। इस प्रयोग से निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें और प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है जिनके बीच में से पत्थर निकल जाता है। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। पहला परिणाम उन्होंने कहा, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित सोने की पन्नी से बाहर निकल गए हैं। आगे बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम हिस्से में है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी है। प्रत्येक प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे निम्नलिखित लक्षण है। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित है। ये आज तक सही है कि परमाणु का केंद्र क्या है? धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहते हैं, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। वर्तुला मतलब वृत्ताकार मार्ग में। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां भी निकली। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन को अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है और त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा, और इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है? अस्थायी है। अब एक तीसरा वैज्ञानिक थे, पहला तो थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड सोने के पन्नी वाला, और पहला तरबूज वाला। तीसरा जो थे वो हैं बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है।
नील्स बोर का जन्म 1885 में 7 अक्टूबर में हुआ, जो कोपरनहेग में हुआ था। 1916 में कोपरनहेग विश्वविद्यालय में उनका भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। पहला द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कम्युनिकेशन, दूसरा है एटॉमिक थ्योरी और तीसरा है दी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इन कक्षाओं या कोषों में ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। और एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका नाभिक है, ये आपका पहला कक्षा हो गया के, दूसरे कक्षा को इन्होंने एल नाम दिया, तीसरे को एम, चौथे को एन। तो इस हिसाब से किसी परमाणु में कुल कुछ ऊर्जा स्तर, ये कक्षाएं के एल एम एन ओ पी क्यू इस टाइप से है और कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जा सकती है। अब आगे हम लोग यहाँ पे अगर देखें, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। क्या प्रश्न है कि परमाणु उदासीन होते हैं, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करें। चूंकि लाल भाग और बीज भाग दोनों ऋण आवेश भाग और धन आवेश भाग समान था, इसलिए परमाणु को उदासीन कहा जा सकता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणविक कण विद्यमान होगा? चूंकि उन्होंने बोला धनात्मक कण विद्यमान होगा, मतलब वो प्रोटॉन होगा। 3 कक्षाएं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो के एल एम आसानी से बना सकते हैं, ये बीच में नाभिक रहेगा। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग से सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा तारतम्य धातु होता है, हमें पता है, और इस कारण से सोने की पन्नी सबसे पतली बनाई जा सकती है। अब है न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में जानने वाले हैं। न्यूट्रॉन क्या है? तो तीसरा कण के तौर पे इसे हम मानते हैं कि ये तीसरा कण है जो परमाणु में मौजूद होता है। तो 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणुक मतलब जो परमाणु के अंदर अवस्थित हो, अपरमाणुक को खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। जो क्या था? अनावेशित था, मतलब जिसपे कोई आवेश नहीं था, और द्रव्यमान में किसके बराबर था? प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूट्रॉन पड़ गया। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है, मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। समानता न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर समझा जाता है, प्रकट किया जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक चित्र, परंतु इस चित्र के पहले थोड़ा सा हम इधर जो थ्योरी है इसे देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है कि परमाणु के 3 अपरमाणु जो परमाणु के अंदर है उसके नाम बताएं। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, और तीसरा कौन हो गया? तो तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट है, तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो चूंकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो ये 4 है, तो इसलिए 2 और 2 4 होगा। आगे कहते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी, ये 2 वैज्ञानिक हैं, बोर बरी, ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर से दर्शाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको पता होगा KLMN का हम कक्षा संख्या दिए थे, तो इस हिसाब से K का हो गया 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 2, L का हो गया 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 8, 3 M का हो गया 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 18, और N का हो गया 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो 32। अब यहाँ पे ये आपको कुछ दिए गए हैं कि किस रूप में, जैसे यहाँ पे देखिए आपका आर्गन तक दिया गया है। जैसे हीलियम का ये कक्षा वितरण में है, भलू का हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम में देखिए पहले कक्षा में 2 गो फिर 1 गो, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सब का कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ दिखाया गया है एकदम पिक्टोरियल तौर पे। इसे आप पहले 18 तत्वों का व्यवस्था दिखाया गया है। दूसरा चीज क्या है, पहला तो ये समझिए किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरा नियम कहता है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। और तीसरा नियम कहता है किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतर कक्षक पूर्ण रूप से भरे नहीं होते, जिससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना को व्यवस्थित हम लोग देख चुके हैं। अब इस हिसाब से अस्थायी परमाणुक मॉडल तैयार करें और अपने 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को दिखाइए। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का होता है 6, तो इसका हो गया 2 और 4। और सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है 11, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 1। अगर किसी परमाणु का K और L भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? K और L मतलब 2 और 8 भरा होगा, तो 2 और अगर 8 भरा होगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है संयोजकता। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉनों की किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-विरी के स्कीम में हम जानते हैं कि किसी कक्षा के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकता है, और यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, और दूसरे शब्दों में उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है, जिनके अंतिम में कितने हों? 8 इलेक्ट्रॉन हों। अतः इन अक्रिय तत्वों में ही हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा होता है और एक पहला कक्षा में तो 2 ही रह सकता है, इसलिए हीलियम भी अक्रिय होता है। और अन्य में 8 तत्व होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्षों को अष्टक माना जाता है, और परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करने के लिए? अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, मतलब सक्रिय रहते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करना होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, स्थानांतरण या उस तत्व की संयोजकता शक्ति संयोजकता कहलाती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 कही जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी? क्रमशः 2 और 3, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 और एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 2 और 3 होगी। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी अधिकतम क्षमता, उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी हो, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे आपको एक सारणी दिया गया है, इन सारणी में हम देखते चलते हैं। तो क्या क्या है देखिए। पहला कहता है हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु संख्या होता है 1,
तो इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 1, चूंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और K कक्षा में ही रह जाएगा, तो इसकी संयोजकता है 1। हीलियम K कक्षा पूरी तरह से भर गया, इसलिए इसकी संयोजकता 2, और इसमें सारा चीज है 2-2। तो उसी हिसाब से आप ये टेबल खुद से तैयार कर सकते हैं, जिस टेबल में क्या होगा, तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संयोजकता। तो हम केवल इसका नाम देखेंगे, आप बाकी सबको देखते चलिए, ठीक। तो हीलियम, अब हीलियम का प्रतीक कितना का क्या है, परमाणु द्रव्य संख्या कितना है, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, इसकी कक्षाएं, और इसका क्या है, संयोजकता। तो उस हिसाब से लिथियम का, बेरियम का, आप पूरे देखिएगा इधर, ठीक है, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है, और इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की संयोजकता -2 यानी 2 हो जाएगी। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या और इसकी संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, यानी प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और जिसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z के समान होती है। वास्तव में तत्वों के उनके परमाणुओं में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या को परिभाषित किया जाता है। अर्थात हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होते हैं, और इस प्रकार से कार्बन के लिए 6, और इसी प्रकार से एक परमाणु के नाभिक में उसके 6 प्रोटॉन होंगे। कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो एक परमाणु के अब परमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है, और ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, मतलब जो न्यूक्लियस में रहता हो। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए 6U + 6U = 12। और इस प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 है, तो इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होता है, और एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को तत्व के प्रतीक के इस प्रकार लिखा जाता है कि ऊपर जो लिखेंगे वो द्रव्यमान संख्या, नीचे लिखेंगे परमाणु संख्या, और बीच में तत्व का प्रतीक होगा। तो आप ये पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं आसानी से। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है N714, तो इसका मतलब है 7 जो है परमाणु संख्या है, 14 जो है द्रव्यमान संख्या है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तब परमाणु का परमाणु संख्या कितना होगा, तो वो 8 ही होगा, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। परमाणु का क्या आवेश होगा, तो परमाणु पे आवेश 0 होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समस्थानिक
कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक में कुछ तत्व के परमाणुओं के पहचान की गई जिनका परमाणु संख्या समान था, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 वाला है, ठीक है, जिसको डी और टी से भी निरूपित करते हैं। और इस तरह के अन्य उदाहरण भी हो सकता है, जैसे कार्बन 40 और कार्बन 12, क्लोरीन का 35 और 37। और इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U अर्थात 3:1 में यह अनुपात में प्रकृति में पाया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान को क्लोरीन, किस द्रव्यमान का क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के विद्यमान सभी प्राकृतिक रूपों से पाए जाने वाले परमाणुओं का औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। क्लोरीन का औसत द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 3:1 था, तो ये है आपका 75 इतना और इतना, ठीक है। 37 वाला 25% और 35 वाला 75%। तो आप अगर इसको टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकला, इसका 35.5 निकला। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप क्लोरीन के कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान क्या होगा, 35.5 होगा। ये औसत द्रव्यमान दिया गया है समस्थानिकों का, ठीक है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, तो कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो वो कुछ समस्थानिकों को आप याद रखें, जैसे यूरेनियम के समस्थानिकों का प्रयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है ईंधन के रूप में। वैसे ही कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक और घेघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब है संभारिक। 2 तत्वों जैसे कैल्शियम और का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 20 और आर्गन का 18 है, में विचार कीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहते हैं। तो चिन्ह HDT के लिए प्रयुक्त में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणविक कणों को सारणीबद्ध करें। तो H से हाइड्रियम, D से ड्यूटेरियम और T से ट्राइटियम। समस्थानिक और संभारिक में किस एक युग्म को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आप लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या सीखा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज J.J. टॉमसन और E. गोल्डस्टीन ने किया था। J.J. टॉमसन ने प्रस्तावित मॉडल इलेक्ट्रॉन को धनात्मक गोला में धंसे हुए माने थे। उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कण का परिकीर्णन किया था, है ना, और परमाणु के केंद्र की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल प्रस्तावित परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमता है और परमाणु की स्थिरता इस मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकती। नील्स बोर ने के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल है और उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा
के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित रहता है, और अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा, और इस प्रकार परमाणु के 3 अपपरमाणविक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, जहां इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है। परमाणु को कक्षाओं KLMN नाम दिया गया। संयोजकता परमाणु को संयोजन शक्ति कहते हैं, और एक तत्व के परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। समस्थानिक एक ही तत्व परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है और परमाणु संख्या सेम। समभारिक वे हैं जो जिनका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, और तत्वों की उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। आप अभ्यास यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों को तुलना कीजिए, आसानी से किया जा सकता है। तो इन अभ्यास को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनका आप अभ्यास करें। तो आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, बोर-ब्यूरी और इस अध्याय में दिए गए परमाणु मॉडल की तुलना करना है, और पहले 18 तत्वों का पूरा चीज लिखना है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन पे आ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आपका क्या है, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता को परिभाषित कीजिए। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक समभारिक को बताइए। उसके बाद है सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए KL कक्षा को व्याख्या कीजिए। अगर ब्रोमीन, ये प्रतिशत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान निकालना है, इसको आप औसत द्रव्यमान निकालना है, आप आसानी से इस नमूने से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लें। अगर दिक्कत हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें, पहले रोक कर फिर स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, पुनः स्क्रीनशॉट लें और इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लें, और आसानी से आप इसका सोल्व कर सकते हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास के अगले चैप्टर केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसी टाइप से कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका खत्म होगा। बुक रिव्यू NCERT। गुड लक।